नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित आर्थिक पूंजी ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसके विनियमन के तहत वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता को अधिकतम करना, नियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना, विदेशी मुद्रा बाजारों में आरबीआई के हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाना, या फिर जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करना। आर्थिक पूंजी ढांचे यानी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ईसीएफ की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केंद्र सरकार के परामर्श से नवंबर 2018 में ईसीएफ की समीक्षा के लिए डॉक्टर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ईसीएफ आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत किए जाने वाले जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है। इस प्रावधान के अनुसार केंद्रीय बैंक को नकारात्मक और संदिग्ध ऋण, संपत्ति में मूल्यह्रास तथा कर्मचारियों के योगदान के लिए प्रावधान करने के बाद केंद्र सरकार को अपने लाभ का शेष भुगतान करना होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वैश्विक वार्षिक बैठक है जो अंटार्कटिक संधि 1959 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती है। 2, परामर्शदात्री पक्ष एटीसीएम के दौरान प्रशासन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण एवं लॉजिस्टिक सहयोग के संबंध में प्रस्तावों पर मतदान कर सकता है। 3, भारत अंटार्कटिक संधि 1959 का एक परामर्शदात्री पक्ष है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक यानी एटीसीएम एक वैश्विक वार्षिक बैठक है जो अंटार्कटिक संधि 1959 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती है। अतः कथन 1 सही है। परामर्शदात्री पक्ष को प्रशासन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण एवं लॉजिस्टिक सहयोग के मामलों में एटीसीएम के दौरान किए गए निर्णयों एवं संकल्पों पर प्रस्ताव एवं वोट देने का अधिकार है। अतः कथन 2 सही है। भारतवर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि 1959 का एक परामर्शदात्री पक्ष रहा है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ताइवान जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ताइवान जलडमरू मध्य पीला सागर का भाग है। 2, ताइवान एक द्वीप है जो ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा चीन से अलग किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। ताइवान जलडमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट दक्षिणी चीन सागर का भाग है। अतः कथन 1 सही नहीं है। जलडमरू मध्य का समुद्री तल अधिकतर महाद्वीपीय शेल्फ है जो एशियाई महाद्वीप से विस्तृत हुआ है, जिसके बाहरी किनारे पर ताइवान है। ताइवान एक द्वीप है जो ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा चीन से अलग किया गया है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट 2024 नामक कानून अपनाया जो दुनिया में इस तरह का पहला कानून है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ईयू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम 2024 पारित किया। यह विश्व में इस तरह का पहला एआई कानून है। यह एआई के उपयोग के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करता है तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में एआई पद्धति के विकास और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे भरोसेमंद हैं एवं यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य पूर्वी भारत में चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल क्षमता का दोहन करना है जिसका अब तक कम उपयोग किया जाता था। 2, यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उपयोजना है। 3, इसे भारत के सभी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना यानी ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया कार्यक्रम
BGREI कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वी भारत में चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल क्षमता का दोहन करना है, जिसका अब तक कम उपयोग किया जाता था। अतः कथन 1 सही है। इसे वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 2 सही है। इसे 7 पूर्वी राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फरजाद बी गैस और घनीभूत क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं? ईरान, कुवैत, वेनेजुएला या फिर सूडान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान। फरजाद बी एक गैस और घनीभूत क्षेत्र है जो ईरान के अपतटीय फारस की खाड़ी में फारसी ब्लॉक के भीतर स्थित है। यह ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसका स्वामित्व राज्य के स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस कंपनी नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के पास है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश के नेतृत्व में भारतीय संघ ने अगस्त 2008 में फरजाद बी गैस क्षेत्र की खोज की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान। अगला प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IMEC को यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ईरान द्वारा नई दिल्ली में 2023 G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर शुरू किया गया था। 2. हाइफा का इजरायली बंदरगाह IMEC परियोजना में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 3. IMEC में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने और स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए एक पाइपलाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC परियोजना 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, सऊदी अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई थी। ईरान IMEC का सदस्य नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। हाइफा का इजरायली बंदरगाह IMEC परियोजना में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। UAE से भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक रेल द्वारा माल पहुंचाया जाएगा। हाइफा से माल विभिन्न यूरोपीय बंदरगाहों पर भेजा जाएगा, जहां से उन्हें रेल द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। अतः कथन 2 सही है। रेल और सड़क मार्गों के साथ साथ IMEC बिजली एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने तथा स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए एक पाइपलाइन बिछाने की भी परिकल्पना करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर यानी CRB का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अप्रत्याशित अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अलग रखा गया एक कोष, बाजार जोखिमों से बचाव के लिए बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय साधन, मुद्रा के उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए सरकारों द्वारा बनाया गया एक रिजर्व, या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र कि बीमा कंपनियां बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित घटनाओं को कवर कर सकें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रत्याशित अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अलग रखा गया एक कोष है। कॉन्टिंजेंट रिस्क बफर यानी CRB एक वित्तीय सुरक्षा है जो आमतौर पर अप्रत्याशित अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अलग रखी जाती है। इन अप्रत्याशित आकस्मिकताओं में प्रतिभूतियों के मूल्यों का मूल्य ह्रास, मौद्रिक दर नीति में बदलाव से जोखिम, प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम आदि शामिल हो सकते हैं। यह बफर एक रिजर्व के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग वित्तीय जोखिम या आपात स्थिति के समय में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता के साथ ही उसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। संस्थाएं अस्थिरता को सुचारू रूप से संचालित कर सकती हैं और इसके साथ ही अपनी वित्तीय स्थिरता में विश्वास बनाए रख सकती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रुपे सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रुपे कार्ड केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। 2. भारत ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे रुपे कार्ड धारकों के लिए वर्तमान ई-कॉमर्स अनुभव को बढ़ाने हेतु नई ई-कॉमर्स प्रणाली है। 3. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। रुपे कार्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे रुपे कार्ड धारकों के लिए वर्तमान ई-कॉमर्स अनुभव को बढ़ाने हेतु नई ई-कॉमर्स प्रणाली है। अतः कथन 2 सही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है।
अतः कथन 3 सही नहीं है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हम्पी में स्थित एक वैष्णव मंदिर है। 2, इसे विजयनगर वास्तुकला शैली में बनाया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। विरूपाक्ष मंदिर मध्य कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, जो 7वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भगवान विरूपाक्ष, जिन्हें पंपापति भी कहा जाता है, इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली की वास्तुकला में किया गया था। अतः कथन 2 सही है। इसका निर्माण शासक देवराय द्वितीय के नायक लक्कन दंडेशा ने करवाया था, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अंतिम प्रश्न है, शख्सगाम घाटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? 1, शख्सगाम घाटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। 2, 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान के शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी। 3, भारत ने 1999 की लाहौर घोषणा के माध्यम से 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को स्वीकार कर लिया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। शख्सगाम घाटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है। उत्तर में इसकी सीमा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के झिंजियांग प्रांत से लगती है। पाकिस्तान ने अपने सीमा विवादों को निपटाने के लिए वर्ष 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी। अतः कथन 2 सही है। भारत ने वर्ष 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया था, जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने अवैध रूप से शख्सगाम घाटी चीन को सौंप दी थी। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में ढोर शब्द का तात्पर्य क्या है? बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया गया, व्यापारी जहाज, या फिर बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।